तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास में फेजर डायग्राम तक हम कर चुके थे। अब जो है इक्वेशन ऑफ एसएचएम की बात करनी है। जनरल इक्वेशन यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा, तो कैसे लिखी जाती है वो देखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या है? देखो, अभी बच्चों हमने सबसे सिंपल टाइप की इक्वेशन देखी थी, जब कोई पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 से मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाने की कोशिश करता है प्लस ए, और फिर वहां से वो वापस आता है, फिर वो नेगेटिव एक्सट्रीम में जाता है माइनस ए, और फिर वो मीन पोजीशन पे आता है, तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो इस टाइप का जो सिंपल टाइप का मोशन था, इसकी पोजीशन टाइम रिलेशन जो होती थी, इक्वेशन ऑफ एसएचएम उसी को बोलते हैं। उसको हम लिख देते हैं एम्पलीट्यूड इनटू साइन ओमेगा टी। सबसे सिंपल इक्वेशन ही। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि जरूरी नहीं है कि हर बार जो एसएचएम होगा वो पार्टिकल यहां से स्टार्ट करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। हो सकता है आपका एक दूसरा टाइप का एसएचएम, जब वो ये मीन पोजीशन है और सोचो वो पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा हो प्लस ए से एक्सट्रीम से, फिर वो मीन पोजीशन की तरफ आ रहा हो, फिर वो पीछे माइनस एक्सट्रीम पे आ रहा हो, और फिर वो यूटर्न लेके वापस आ रहा हो, और फिर अब ये एक साइकिल कंप्लीट हुई है, फिर यहां से रिपीट करेगा। तो ये जो पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, ये मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं कर रहा है टी इक्वल टू 0 पे। ये कहां से स्टार्ट कर रहा है? प्लस ए से, प्लस ए से। अब आप सोचो, ये वाली इक्वेशन अगर इस एसएचएम के लिए आप अप्लाई करोगे तो आंसर गलत आएगा। देखो, टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल प्लस ए पर है। अगर यहाँ पे आप टी इक्वल टू 0 डालोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो एक्स 0 दे रहा है। जबकि ये पार्टिकल जो है टी इक्वल टू 0 पे कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा? प्लस ए से। तो इसकी पोजीशन प्लस ए होनी चाहिए टी इक्वल टू 0 पे। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हो। ए साइन ओमेगा टी से इस एसएचएम को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, ये गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। तो इसका मतलब इसमें कुछ थोड़ी और मतलब कुछ मॉडिफिकेशन होना चाहिए इक्वेशन में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूं, अभी कैसे लिखते हैं इक्वेशन वो आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप देखो कि इक्वेशन कैसे लिखने पर ये चीज आ जाएगी। तो अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू, देखो बेटा प्लस पाई बाई टू लिखूं अगर मैं, अब यहाँ पे आप टी इक्वल टू 0 डालो। जब आप टी इक्वल टू 0 डालोगे तो पोजीशन की वैल्यू आएगी ए साइन, ये टी 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो गया, तो ये बचा पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1। तो एक्स की वैल्यू देखो प्लस ए आ गया, प्लस ए आ गया, देखो आंसर आ गया। मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी इस एसएचएम के लिए ये इक्वेशन करेक्ट है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा चेंज आता है, ये फेज में चेंज आता है। ये फेज तब है ओमेगा टी जब पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है बच्चों, पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है? टी इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन। लेकिन अगर मीन पोजीशन के अलावा वो कहीं दूसरी जगह से स्टार्ट करेगा तो ओमेगा टी के साथ कोई टर्म आएगा, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। जो ये टर्म आता है ना, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज, फाई आई, इनिशियल फेज। क्योंकि इनिशियली वो कहां से स्टार्ट कर रहा है, कितने एंगल से स्टार्ट कर रहा है? तो याद करो प्लस ए पर फेज जो होता था वो पाई बाई टू होता था, इसलिए वो पाई बाई टू वाले फेज से स्टार्ट कर रहा है। इसलिए यहाँ पे ओमेगा टी के साथ एक इनिशियल फेज लगाना पड़ेगा, दैट इज पाई बाई टू, तब आपकी इक्वेशन ऑफ एसएचएम बनेगी। और भी आप ध्यान से देखो, ये भी तो हो सकता है कि पार्टिकल मीन पोजीशन से ही चलना स्टार्ट करे, लेकिन वो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ ना जाए, वो नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाए। पहले वो ऐसे जाए, फिर वो ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे पीछे आएगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आएगा, और फिर वो मीन पोजीशन पे आएगा। तो एक फुल सर्कल, एक फुल ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, एसएचएम कंप्लीट होगा, वन साइकिल कंप्लीट होगी। अब देखो बच्चों, ये इक्वेशन तब वैलिड है जब वो मीन पोजीशन से राइट की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, वो मीन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ जाता है। अब याद करो, जब पार्टिकल मीन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ जाता था तो उसका फेज इनिशियल होता था कितना बच्चों? पाई पाई पाई। मैंने बताया था ना, ये पाई बाई टू, ये पाई, ये 3 पाई बाई टू, और यहाँ पे 2 पाई। तो इसका इनिशियल फेज पाई कहलाएगा टी इक्वल टू 0 पर। यानी कि इसकी इक्वेशन हमें ऐसे लिखनी चाहिए पोजीशन की, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, प्लस पाई। दिस इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर दिस एच। यानी कि t इक्वल्स टू 0 पे कहां से स्टार्ट करता है, ये इनिशियल फेज जो ओमेगा टी में ऐड होगा, इनिशियल फेज उस बात पे डिपेंड करेगा।
अगर ये कहीं बीच में से चालू करेगा तो वहां पे हमें फेज निकालना पड़ेगा। वो अभी कैसे निकालेंगे वो अलग बात, लेकिन वो अलग अलग पॉइंट पे करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे इन्फिनाइट तरीके की क्वेश्चन बन सकती है। तो मैं जो जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं, अगर हम मीन पोजीशन को ओरिजिन मानकर कहीं से भी पार्टिकल स्टार्ट करें, यहां से या एक्सट्रीम से या पीछे से या फिर आगे से, कहीं से भी स्टार्ट करें, अगर मुझे जनरलाइज करना है तो मैं जनरल इक्वेशन कैसे लिखूंगा बच्चों? एसएचएम की जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन तो आपके देखो इन्फिनाइट एसएचएम हो सकते हैं, पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना वो मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा। टी इक्वल टू 0 पे कहीं से भी हो सकता है वो। तो जनरल इक्वेशन लिखी जाएगी x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस इनिशियल फेज फाई नॉट, इनिशियल फेज फाई नॉट। तो इसमें ध्यान देंगे x जो है बच्चों वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, a जो है वो एम्पलीट्यूड है, ए जो है वो एम्पलीट्यूड है, ओमेगा टी ये जो पूरा एंगल होता है, जो एंगल रोटेट करता है किसी भी टी टाइम में, ये फेस कहलाता है बच्चों, ये फेस कहलाता है। लेकिन ओमेगा टी के साथ जो ऐड हो रहा है वो टी इक्वल टू 0 पे फेज है, फेज एट टी इक्वल टू 0, तो इसको बोलते हैं इनिशियल फेज, इनिशियल फेज। दिस इज फेज एट टी इक्वल्स टू 0 टाइम, टी इक्वल्स टू 0 टाइम पे वो ऑलरेडी कितना एंगल कवर कर चुका है, वो इनिशियल फेज है। अगर वो मीन पोजीशन से राइट की तरफ चल रहा है तो कोई भी एंगल कवर नहीं किया होगा, इसलिए वहां पे फेज 0 हो जाता है। यहाँ पे वो ए पे है तो ऑलरेडी कितना एंगल कवर कर चुका है, π/2, इसलिए इनिशियल फेज π/2 था। और ये जब मीन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ जाता है तो ऑलरेडी कितना इनिशियल फेज कवर कर चुका है, पाई का, तो यहाँ पे प्लस पाई लिखा है ना। तो मेरे ख्याल से आपको जनरल इक्वेशन जो एसएचएम की है वो क्लियर होगी बच्चों, यहाँ पे लिखा भी हुआ है x is equals to a sin omega t plus phi naught is the initial phase, phase at t equals to 0। ये जो पूरा एंगल है इसको फेज बोला जाता है, a जो है वो एम्पलीट्यूड है और x जो है वो डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये तभी याद रखना जब मीन पोजीशन को हमने ओरिजिन माना, लेकिन अगर मीन पोजीशन कहीं और होगी, ओरिजिन कहीं और होगा, तो फिर कैसे लिखा जाएगा एसएचएम की इक्वेशन, वो भी मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो है वो अच्छे से क्लियर है। देखिए स्टूडेंट्स, और इसमें कैसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैंने आपको अभी बताया कि जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम है वो तब वैलिड था जब आपका ओरिजिन पे ही मीन पोजीशन था। जैसे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल डाटा से समझते हैं तो और अच्छे से आपको बात समझ में आएगी। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये मीन पोजीशन है और इसी मीन पोजीशन को आपने ओरिजिन ही माना है, तो इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ओरिजिन के साथ वो 5 है और पीछे की तरफ -5 है। और क्योंकि ये ओरिजिन से t इक्वल टू 0 पे कहां पे चल रहा है, राइट डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब इसका इनिशियल फेज 0 है, इसलिए इसकी एसएचएम की इक्वेशन लिखी जाएगी 5 sin ओमेगा टी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बात हमें समझ में आती है। लेकिन अब इसमें कहा गया है कि मान लीजिए कि जो आपका ओरिजिन है वो कहीं और है और जो आपका मीन पोजीशन है वो कहीं और है। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं इस तरीके से, मैं यहाँ पे बना के आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये वाला जो लाइन है बच्चों, ये आपकी ओरिजिन, ओरिजिन इसको माना गया है और एसएचएम कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट, ये हमारा मीन पोजीशन है। अब यही एसएचएम है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे +5 है और यहाँ पे अगर एम्पलीट्यूड देखेंगे तो -5 है, ऐसे है ना, इस तरीके से काम हो रहा है। अब आप खुद सोचो बच्चों, जब ये पार्टिकल इस पोजीशन पे होगा तो पोजीशन आप उसको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताओगे। अब मीन पोजीशन ओरिजिन से मान लीजिए कि 3 यूनिट्स आगे, 3 यूनिट्स, तो ओरिजिन से जब ये एम्पलीट्यूड पे आएगा तो मीन पोजीशन से 5 दूरी पर है, लेकिन ओरिजिन से कितनी दूरी पे है आप सोचो। तो मीन पोजीशन में ये ऐड करना पड़ेगा ना 3, यानी कि अगर हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखें तो जब ये एक्सट्रीम पे होता है तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये 8 यूनिट्स हैं, 8 यूनिट्स। ये मीन पोजीशन से 5 पर है लेकिन ओरिजिन से 5 पे नहीं है। आपको चीजें लिखना जो है वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिखना है, मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट नहीं। अब जब कुछ पता ही नहीं होता तो मीन पोजीशन को ही ओरिजिन कंसीडर किया जाता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट आपको बोल दिया जाए कि ओरिजिन कहीं और है, मीन पोजीशन कहीं और है, तो आपको उसकी इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा। तो जब ये पार्टिकल इधर था तो मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में 5 पे था, लेकिन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में तो 3 ऐड होगा। अब सोचो जब ये पोजीशन इस पोजीशन पे होगा ऐसे पार्टिकल, तो ये मीन पोजीशन से -5 दूरी पर है,
बट इसमें 3 तो ऐड करना पड़ेगा ना बेटा, 3 तो ओरिजिन से तो ये -2 दूरी पे ही होगा, ये 3 जो है उसमें ऐड हो जाएगा, तो -5 + 3, तो ये -2 की पोजीशन पर है। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है, मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में नहीं। हाँ, कुछ नहीं दिया गया तो मीन पोजीशन को ही ओरिजिन माना गया है, वो अलग बात है। लेकिन अगर ओरिजिन और मीन पोजीशन कहीं अलग अलग होंगे तो आपको जो पोजीशन लिखना है वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिखना है, मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में। इसलिए आप ध्यान से देखो, कहीं पर ही पार्टिकल है तो +3 यूनिट्स होगा, जो ओरिजिन और मीन पोजीशन के बीच की दूरी है वो प्लस ही तो हो रही है ना। तो इसका मतलब इसकी जो इक्वेशन होगी जब ओरिजिन कहीं और होगा तो उसमें हम 3 यूनिट्स प्लस कर देंगे। मतलब पोजीशन की इक्वेशन में मीन पोजीशन से जो एसएचएम की इक्वेशन बनेगी उसमें आप क्या कर लोगे भाई, +3 यूनिट्स को ऐड कर दो, क्योंकि ओरिजिन जो है वो मीन पोजीशन से 3 यूनिट्स दूरी पर है। तो यहाँ पे आप उसकी जनरल इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मीन पोजीशन इज नॉट ओरिजिन है ना, तो हम लिख सकते हैं x = 3 + 5 sin ओमेगा टी। भाई इसका एसएचएम का पोजीशन तो 5 sin ओमेगा टी है मीन पोजीशन से, उसमें +3 कर दो, क्योंकि मीन पोजीशन खुद ओरिजिन के रेस्पेक्ट में 3 यूनिट्स आगे है, इसलिए अब ये इक्वेशन हो जाएगी इसकी। अब आप खुद सोचो, जब यहाँ पे π/2 डालोगे आप फेज, जब ये एम्पलीट्यूड पे आएगा तो ये 5 है, तो 5 + 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 8। देखो ये 8 यूनिट्स आ गए। आप 3π/2 डालो यहाँ पर एंगल, तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा, तो ये -5 होगा, तो 3 - 5 कितना आ जाएगा, -2। देखो आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो देखो मीन पोजीशन से ये 3 यूनिट्स पर रहेगा पार्टिकल, देखो 3 आ गया आंसर। तो ये इक्वेशन है, यानी जनरल इक्वेशन हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम माने कि ओरिजिन से मीन पोजीशन जो है वो अगर x0 दूरी पर है, x0 दूरी पर है, तो जनरल इक्वेशन जो होगा जब मीन पोजीशन ओरिजिन नहीं होगा तो पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट हम लिखेंगे एसएचएम का x0 + a sin ओमेगा टी, x0 + a sin ओमेगा। तो ये जब, और x0 जो है इट इज पोजीशन ऑफ मीन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। देखो बेटा ये लिखा है जनरल इक्वेशन यहाँ पर, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम व्हेन मीन पोजीशन इज नॉट ओरिजिन, x = x0 + a sin ओमेगा टी + φ0, और φ0 भी हो सकता है, ये तो मैंने अभी सिंपली समझाया था आपको, ओमेगा टी प्लस इनिशियल फेज भी हो सकता है φ0, है ना। तो ये जनरल इक्वेशन है वेयर x0 इज द पोजीशन ऑफ मीन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, है ना। तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये मीन पोजीशन है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों, ये आपको अब जनरल इक्वेशन जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको देख लेते हैं। तो आपसे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट एसएचएम। तो आपको कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, उन इक्वेशंस को देखकर आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो एसएचएम है या एसएचएम नहीं है, ऐसा आपको बताना है। अब आप ध्यान से देखो, तो पहली इक्वेशन, तो यहाँ पे x = a cos ओमेगा t + π/3, तो आपको बताना है कि एसएचएम की इक्वेशन है कि नहीं। अगर वो जनरल इक्वेशन के फॉर्म में आ रही है, मतलब इस टाइप की इक्वेशन है, तो हम बोलेंगे एसएचएम की इक्वेशन है, और अगर इस टाइप की इक्वेशन नहीं है तो हम बोलेंगे एसएचएम की इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे देखो बच्चों, अब स्टूडेंट देख के बोलते हैं कि सर साइन होता है एसएचएम की इक्वेशन में, तो यहाँ तो कॉस है, तो बेटा डरने की जरूरत नहीं है, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हो ना, +π/2 कर दो भाई, थीटा + π/2, कॉस थीटा + π/2 जो होता है, मतलब साइन थीटा + π/2 जो होता है वो कॉस थीटा ही तो होता है। अगर उसको साइन में कन्वर्ट करना है तो एंगल में +π/2 कर दो, तो आपका साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x = a sin ओमेगा t + π/3 + π/2। भाई साइन थीटा + π/2 बिकम्स कॉस थीटा, तो ये ओमेगा t + π/2 आएगा। इसी इक्वेशन को आप ऐसे साइन के टर्म्स में लिख सकते हो। तो कॉस की इक्वेशन को हमेशा साइन की टर्म्स में लिखा जा सकता है, साइन के टर्म्स में लिखा जा सकता है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x = a sin ओमेगा t + π/3, 5π/6 हो जाएगा, ओमेगा t + 5π/6। अब देखो, अब दिख रहा है ना भाई, ये एम्पलीट्यूड है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये इनिशियल फेज है, और इसमें जो मीन पोजीशन है वही ओरिजिन है, इसलिए x0 की जरूरत ही नहीं है, x0 की जरूरत ही नहीं। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, यानी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो आपकी इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। देखो इसमें राइट टिक किया है, राइट टिक किया है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको, है ना, इसमें राइट टिक किया है। तो ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला देख लिया हमने, फिर दूसरी इक्वेशन देखते हैं।
दूसरी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी। तो अगर हमें देखना है कि भाई ये है कि नहीं है, तो इसका कैसे पता करेंगे? तो एक काम करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं कि इस पूरी इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 का डिवाइड कर देते हैं। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए आपको बस। तो ये हो जाएगा 3/5 साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा 4/5 कॉस ओमेगा टी, और मल्टीप्लाइड बाई 5 तो है ही बाहर। अब ध्यान से देखो, 3/5 को लिख सकते हो कॉस के टर्म्स में। कॉस कितना होता है बेटा? कॉस 53 होता है ना 3/5। तो यहाँ पे कॉस 53 लिख दो, कॉस 53 साइन ओमेगा टी, प्लस इसको लिख सकते हैं साइन 53, साइन 53 कॉस ओमेगा टी इंटू 5। अब देखो बच्चों, ये ऐसा फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी इंटू कॉस ए साइन बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? साइन ए प्लस बी, है ना, याद होगा आपको। तो ये 5 है बाहर, इसको लिखा जाएगा साइन ए प्लस बी ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री। तो देखो ये इक्वेशन अब आपको दिखने लगी। ये एसएचएम की इक्वेशन ही तो है, मतलब ये सेकंड इक्वेशन भी एसएचएम की इक्वेशन है। देखो यहाँ पे टिक किया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि कई बार हो सकता है आपको एक इक्वेशन एसएचएम की इक्वेशन जैसी ना लगे, बट अगर आप उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, उसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो वो आपको एसएचएम की इक्वेशन दिखने लगेगी फाइनली। पहले हो सकता है ना दिखे, लेकिन थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो दिखने लगेगी। वो एसएचएम की इक्वेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो आपको अब सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो एसएचएम की इक्वेशन पहचानने के लिए आता है, ये आप ऐसा सोचो ये पजल टाइप की, पजल्ड क्वेश्चंस है, पजल्ड क्वेश्चन। मतलब ऐसा सोचो कि पजल टाइप के होते हैं ये। अगर आपको क्लिक कर गया कि मुझे क्या करना है, तो आप निकाल लोगे, और अगर आपको क्लिक नहीं करेगा कि क्या करना है उस समय पर, तो फिर बड़ी दिक्कत है। फिर ये इस तरीके से आसानी से निकाल, थोड़ा सोचना मुश्किल हो जाता है ना। तो मेरे ख्याल से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे भी आप सीख जाओगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों, जो थर्ड इक्वेशन है, इसमें आपसे पूछा जाए कि x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी एसएचएम की इक्वेशन है कि नहीं। तो बच्चा देख के ही बोल देता है कि नहीं है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कैसे होगा, साइन के टर्म में नहीं है, स्क्वायर है। लेकिन आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओ ना, तो आपको हो सकता है ये दिख जाए। देखो यहाँ पे लगाते हैं, तो अगर आपको पता है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा जो है उसको लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, है ना, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ऐसा लिखा जा सकता है। तो आप यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ओमेगा टी है, तो यहाँ पे थीटा की जगह ओमेगा टी करो भाई। तो यहाँ पे थीटा की जगह ओमेगा टी करोगे तो इसको लिख सकते हो कितना बेटा, हाफ प्लस कॉस 2 ओमेगा टी, क्योंकि थीटा की जगह ओमेगा टी है, डिवाइड बाई 2। अब कॉस 2 ओमेगा टी को साइन के टर्म्स में लिख सकते हो ना, प्लस पाई बाई 2 कर दो। तो हाफ प्लस हाफ साइन 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब देखो ना, ये तो वैसी इक्वेशन है ना, x इज इक्वल टू एक्स नॉट सम कांस्टेंट टर्म प्लस एम्पलीट्यूड विच इज इक्वल टू हाफ इंटू साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह जो है 2 ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू 2 ओमेगा है, प्लस इनिशियल फेज फाई नॉट, इनिशियल फेज पाई बाई 2 है। तो ये दिख रही है ना एसएचएम की इक्वेशन, इसलिए थर्ड वाली इक्वेशन भी एसएचएम की इक्वेशन है। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि पहले समय हो सकता है वो आपको दिखाई ना दे, लेकिन वो एसएचएम की इक्वेशन होगी, है ना बच्चों। हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन हो भी सकती है, इस बात का ध्यान रखना। तो इसलिए बोल रहा हूँ पजल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्टली आपको क्लिक नहीं करेगा। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह अच्छा है तो फिर आपसे बन जाएंगे, नहीं तो फिर बड़ी समस्या है ना बच्चे। चलो, और अगर मैं इसके आगे बढ़ूं तो फोर्थ इक्वेशन देखो आपको क्या दी गई है, x इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे लिख सकते हैं भाई, ये है 4 ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है। तो आप एक काम करो, यहाँ से 2 बाहर निकालो, तो ये अंदर बचेगा 2 साइन ओमेगा टी बाई 2 कॉस ओमेगा टी बाई 2, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। तो 2 ओमेगा टी बाई 2 होगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा टी बचेगा। देखो 2 साइन ओमेगा टी, और ये तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम है ना, दिस इज लाइक ए साइन ओमेगा टी, है ना, जहां पे एम्पलीट्यूड 2 के बराबर। तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि कैसे आपको पहचानना। अब जो पांचवी इक्वेशन दी है वो है कि नहीं बेटा, तो अब इसको मत सोच लेना है, क्योंकि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 होता है, तो x इक्वल्स टू 1 आ गया। x इक्वल्स टू 1 एक कांस्टेंट टर्म हो गया,
मतलब पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही कभी, इसलिए ये कभी भी एसएचएम की इक्वेशन नहीं है। तो पांचवा वाला जो है इसमें एसएचएम की इक्वेशन नहीं है, बाकी सारी जो है वो एसएचएम की इक्वेशन है। ये सॉल्व करने पे हमें समझ में आता है। तो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ये जो चीजें हैं ये आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो इसको देख लीजिएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन दिया गया है। देखो क्या क्वेश्चन दिया है बेटा, यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ आपको। एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, उसकी पोजीशन आपको दी है ए साइन 2π/3, ओमेगा की वैल्यू 2π/3 है इंटू टी। ये हो गया आपका, है ना। अब आपसे बोला है कि एक्स की वैल्यू बताओ। तो पहला सवाल ये बोला है जब एक्स की वैल्यू तब बताना है जब टाइम जो है वो हाफ सेकंड के बराबर है, और आपको एक्स की वैल्यू तब बताना है जब टाइम, हालांकि ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप वैसे ही बता सकते हो। पहला जो आपको क्वेश्चन बताना है एक्स या टाइम की वैल्यू हाफ रख दो ना भाई, हाफ रख दीजिए डायरेक्टली, तो आपको पोजीशन पता चल जाएगी। तो ए साइन 2π/3 इंटू 1/2, टाइम की वैल्यू रख दी, 2 कैंसिल हो जाएगा भाई, तो पोजीशन जो है वो आ जाएगा ए साइन 2π/3 मतलब π/3, तो साइन π/3 मतलब साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3a/2। तो ये आपका पोजीशन आ गया, है ना। फिर अगर आप ध्यान से देखो तो सेकंड केस में भी आप कर सकते हो कि भाई एक्स की पोजीशन बताओ जब टाइम जो है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड है, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तब भी आप बता सकते हो। एक्स की वैल्यू में t की वैल्यू 1 डालो एक्स की इक्वेशन में, तो a साइन 2π/3 इंटू टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड। अच्छा, साइन 2π/3 आ जाएगा ये, है ना बच्चों। तो साइन 2π/3 कितना होता है भाई, निकालोगे आप, तो साइन 2π/3 मतलब 60 इंटू 2 120, और 120 करोगे तो 90 प्लस 30, तो वो कॉस हो जाएगा, तो ये भी कितना आएगा √3/2, तो ये भी √3/2, √3a/2। अब दोनों की पोजीशन सेम आ रही है, 1 सेकंड पे भी हाफ सेकंड पे भी, लेकिन इनमें अंतर क्या है। अंतर देखो ये है बच्चा कि यहाँ पे अगर मीन पोजीशन ऐसे है और ये पार्टिकल ऐसे आगे जा रहा है और फिर ये पीछे आ रहा है, तो अंतर ये है कि इन दोनों की पोजीशन सेम है, और t इक्वल्स टू 0 पे इक्वेशन देख के हमें समझ में आ रहा है कि वो मीन पोजीशन से पार्टिकल चला था। तो t इक्वल्स टू हाफ सेकंड में ऑब्वियस सी बात है जब वो इस पोजीशन पे होगा तो कहां जा रहा होगा, पहले कौन सा टाइम आएगा, जाते हुए, जाते हुए आएगा ना, जाते हुए एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। तो ये हाफ सेकंड पे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा होगा, √3a/2 पे तो होगा, x की वैल्यू √3a/2 पर, लेकिन वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, एक्सट्रीम की तरफ। फिर जब ये पार्टिकल वापस आया उसी पोजीशन पर x इक्वल्स टू √3a, तो t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे ये पीछे की तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ। तो अगर इसको फेजर में बनाए तो बच्चों फेजर में और अच्छे से ये क्लियर होता है। देखिए अगर आप यहाँ पे फेजर बनाए तो ये आप सर्कल बनाए, इस तरीके से सर्कल बनाए, तो ये मीन पोजीशन रेफरेंस लाइन है बच्चों। यहाँ पे पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे चलना चालू कर रहा है, t इक्वल्स टू 0 पे। फिर ये जो पोजीशन है तो यहाँ पे 2 बार सर्कल में पोजीशन आता है, इसका मतलब t इक्वल्स टू हाफ सेकंड वो एक्सट्रीम पे जा रहा है, तो ये फेजर होगा t इक्वल्स टू हाफ सेकंड पे, ये एंगल कवर करेगा 60 डिग्री। उसके बाद फिर t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे वो नीचे वाले पे होगा जब वो मीन पोजीशन की तरफ लौट रहा है, यानी ये फेजर होगा, और ये 60 प्लस 60 दुगना एंगल हो गया 120 डिग्री। तो मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी होगी कि एक पोजीशन पे वो 2 बार होता है, एक बार एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए और एक बार मीन की तरफ आते हुए। ये बात हमेशा याद रखिएगा, है ना बच्चों। और उन दोनों में टाइम अलग अलग होगा, तो पहले जहां से भी स्टार्ट कर रहा है तो वो जिस तरफ पहले पहुंचेगा वहां कम टाइम होगा, बाद में पहुंचेगा तो वहां टाइम ज्यादा होगा। तो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है बच्चों वो अच्छे से क्लियर है। देखिए बच्चों, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, बोला गया है कि x इज इक्वल्स टू a साइन पाई टी प्लस π/6, फाइंड द टाइम व्हेन पोजीशन इज सेम एज t इक्वल्स टू 0 फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। यानी कि आपको एसएचएम की क्वेश्चन दी गई है, वो दी गई है a साइन, ओमेगा की जगह पाई है, ओमेगा की वैल्यू मतलब पाई हो गई, इंटू टी प्लस π/6। अब इस इक्वेशन को देख के आप बता सकते हो कि भाई ये जो पार्टिकल है ये ओरिजिन से स्टार्ट तो नहीं कर रहा,
क्योंकि इसमें इनिशियल फेज की वैल्यू है पाई बाई 6, तो ये कहीं और से स्टार्ट कर रहा होगा, मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं कर रहा है, मीन पोजीशन को छोड़कर कहीं और से स्टार्ट कर रहा होगा। कहां से स्टार्ट कर रहा होगा वो निकाल लेंगे हम। तो t इक्वल टू 0 पे जब वो पार्टिकल था तो फिर से ये बोला कि जब वो एसएचएम कर रहा होगा तो उस पोजीशन पे वापस आएगा जो t इक्वल टू 0 वाली पोजीशन है। जब वो पहली बार उसी पोजीशन पे पहुंचेगा तो कितना समय हो चुका होगा, ये आपको समय निकालना है, टाइम निकालना है। तो देखो लिखा भी है क्वेश्चन, फाइंड टाइम व्हेन पोजीशन इज सेम एज t इक्वल्स टू 0 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार जब वो सेम पोजीशन पे आएगा तो समय टाइम कितना हो गया होगा वो निकालते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको एक मेथड दी गई है तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो, इससे मत करो। मैंने आपको बताया था जनरल मेथड से करने जाओगे तो फंस जाओगे, क्वेश्चन इतनी आसानी से हैंडल नहीं होता, उसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है। तो हमने एक शॉर्ट ट्रिक सीखी है बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, दैट इज फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, तो क्यों ना हम क्या करें, फेजर डायग्राम से इसको सॉल्व करें। तो हम फेजर डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, टाइम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए। तो मैंने आपको बताया पहले तो ये देख लो t इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या है। तो जब टाइम 0 होगा तो पोजीशन का वैल्यू हो जाएगी a साइन, ये 0 हो गया बच्चों तो ये बचेगा पाई बाई 6, और साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30, साइन 30 का मतलब 1/2 मतलब a/2। मतलब ये पार्टिकल मीन पोजीशन से तो स्टार्ट नहीं कर रहा है, मीन पोजीशन से कितने आगे से स्टार्ट कर रहा है, a/2 से। ये पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है t इक्वल्स टू 0 पर, फिर ये आगे जा रहा है और ये प्लस एम्पलीट्यूड पे आता है, फिर ये पीछे आता है, पीछे आता है, और फिर ये पहली बार उसी पोजीशन पे होता है, डेट इज a/2। तो यहां तक कोई टाइम हो चुका होगा, कुछ टाइम बीत चुका होगा, वो कितना टाइम होगा वही निकालना है। अब इसको जरा हम फेजर में बनाते हैं, ये भाई माइनस है, तो फेजर बनाने के लिए पहले हमें सर्कल बनाना पड़ेगा, सर्कल की रेडियस जो है वो एम्पलीट्यूड के बराबर रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने सर्कल बना लिया और सर्कल का जो रेडियस है वो एम्पलीट्यूड के बराबर रख लिया। ये हमारी रेफरेंस लाइन हो गई बच्चों, ये हमारा सेंटर हो गया। अब देखो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे था, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे था, ये फेजर था, ये फेजर था। उसके बाद t इक्वल टू 0 पे देखो ये कितना एंगल चल चुका है, पाई बाई 6, तो ये एंगल पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री है ना बच्चों। फिर दूसरी बार ये पार्टिकल ऐसे घूमेगा 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 और फाइनली सेम पोजीशन पे तब आएगा जब ये पार्टिकल सर्कल में यहाँ पे होगा, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में सेम उसी पोजीशन पे होगा। तो आपका फेजर यहाँ पहुंच चुका है। अच्छा ये एम्पलीट्यूड ए है तो ये भी एम्पलीट्यूड ए है क्योंकि रेडियस एम्पलीट्यूड के बराबर है। तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर ये एम्पलीट्यूड और ये एम्पलीट्यूड सेम है तो ये अगर पाई बाई 6 है तो ये एंगल कितना हो गया बच्चों, ये 30, तो ये एंगल हो गया 60। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बेटा 60, क्योंकि दोनों सेम एंगल है ना, क्योंकि ये भी एम्पलीट्यूड है ये भी एम्पलीट्यूड है और दोनों का ये जो बेस है ये सेम है। तो अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल 60 है, यानी टी टाइम में ये पार्टिकल सर्कल में कितना घूमता है बच्चों, जो एंगल कवर कर रहा है इन टी टाइम एंगल कवर्ड बाय पार्टिकल इज 120 डिग्री, 60 प्लस 60, और 120 डिग्री मतलब इसको लिख सकते हो 2 पाई बाई 3 है ना बच्चों। अब थीटा कितना होता है भाई, जो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो इसकी एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होगी। तो थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा टी, और थीटा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई 3, और जबकि ओमेगा क्या है बच्चों, ओमेगा की वैल्यू देखो यहाँ पे पाई है, तो ये पाई हो गया इनटू टाइम, तो पाई और पाई कैंसल, तो टाइम की वैल्यू आ गई 2/3 सेकेंड्स, 2/3 सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन का 2/3 सेकेंड आंसर। तो देखो फेजर से कितना आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होता। बाकी आप मैथ्स के उससे जाओगे, मैथमेटिकल एनालिसिस करोगे तो थोड़ा गड़बड़ हो सकती है ना, इसलिए वैसे नहीं करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ फेजर डायग्राम से करो, कभी कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा और आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो इसको आप थोड़ा सा अगर नीचे करेंगे तो यही आंसर आ रहा है। देखो इसमें सेकंड मेथड लिखा है, उस पर फोकस करिएगा, ये देखो कितनी आसानी से आ गया, और आंसर आपका फाइनली आ रहा है कितना, 2/3 सेकेंड्स, 2/3 सेकेंड्स। तो आई होप आपको ये पॉइंट जो है बच्चों अच्छे से क्लियर होगा। तो इसको देख लें एक बार। देखिए बच्चों यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्वेश्चन है समझते हैं उसको। x इज इक्वल्स टू, मतलब एसएचएम की आपको इक्वेशन दी है, क्या इक्वेशन दी है एसएचएम की भाई, x इज इक्वल्स टू a साइन
ए साइन 3 पाई/3t इन प्लस पाई/4 है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आपको इक्वेशन ऑफ एसएचएम दिया हुआ है ए साइन पाई/3t प्लस पाई/4। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ओमेगा की वैल्यू आपको पता चल गई है पाई/3 है, और इनिशियल फेज फाई नॉट की वैल्यू पाई/4। इनिशियल एंगल जो वो ऑलरेडी रोटेट कर चुका है वो पाई/4। अब आपसे बोल रहा है फाइंड टाइम आफ्टर t इक्वल टू 0 व्हेन स्पीड इज सेम एज t इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन, स्पीड सेम है, और मैंने बताया था सेम पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होती है लेकिन स्पीड सेम होती है, आपको याद हो। तो पहले तो ये देख लो, आपको ये बात तो तय हो गई कि भाई ये जो पार्टिकल है, ऑब्वियस सी बात है, ये मीन पोजीशन से एसएचएम नहीं कर रहा है क्योंकि इसका इनिशियल फेज है। तो ये कहां से एसएचएम कर रहा है पहले वो निकाल लो। तो आप पोजीशन निकाल सकते हो, t इक्वल टू 0 पुट करो, तो t इक्वल टू 0 पे जो पोजीशन है पार्टिकल की वो आ जाएगी a साइन पाई/4। t 0 हो गया, तो ये हो जाएगा कितना बेटा, √2, 1/√2। तो ये a/√2, तो इनिशियल पोजीशन इसकी a/√2 है, यानी कि ये अगर मीन पोजीशन है तो मीन पोजीशन से नहीं स्टार्ट किया उसने, ये स्टार्ट कर रहा है a/√2 से। तो t इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल a/√2 से चलना चालू करता है, उसकी समय मान लो उसकी स्पीड v है, तो वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आके फिर वापस आएगा बच्चों। और सेम पोजीशन पे इसकी स्पीड सेम होती है, सेम होती है, ये मैंने बताया था आपको। वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी बट स्पीड सेम होगी। और फिर यहाँ पे ये नेगेटिव एक्सट्रीम माइनस है ना। तो इसकी पहली बार सेम स्पीड कब होती है, उसी पोजीशन पे होती है। तो ये पहले जैसा ही सवाल है, बस इसका लैंग्वेज अलग हो गया है कि स्पीड सेम होना चाहिए, वहां पे पोजीशन सेम होना चाहिए था, लेकिन सेम पोजीशन पे सेम स्पीड होती है, तो हमें पता है ना भाई। तो यहाँ पे जब ये सेम पोजीशन पे आएगा तब टाइम क्या हो जाएगा सेम स्पीड के लिए, ये टाइम आपको निकालना है। फिर से इसको सॉल्व करो फेजर से, फेजर से सॉल्व करना ज्यादा आसान है क्वेश्चन को, तो हम फेजर से सॉल्व करते हैं बच्चों। फेजर से सॉल्व करेंगे तो एक सर्कल बनाएंगे, जो सर्कल का रेडियस है वो ऑब्वियस सी बात है वो एम्पलीट्यूड के बराबर होगा भाई। ये हमारी रेफरेंस लाइन है बच्चों, जहां से हम एंगल कैलकुलेट करते हैं। इनिशियली कितना फेज है पाई/4, मतलब t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल जो है वो ऑलरेडी यहां से स्टार्ट कर रहा है। कितना एंगल चल चुका था बच्चों, पाई/4 मतलब 45 डिग्री, तो ये एंगल भी 45 डिग्री। फिर वो उसी पोजीशन पे जब आएगा तब स्पीड सेम होगी, तो ये टाइम हमें निकालना है। तो ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां से लेके यहां तक वो कितना एंगल कवर कर चुका है, थीटा, टी टाइम में कितना एंगल कवर कर चुका है, तो 90 मतलब पाई/2। और थीटा को आप लिख सकते हो ओमेगा टी, तो थीटा जो है पाई/2 इज इक्वल टू ओमेगा टी। और ओमेगा की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है भाई, ओमेगा की वैल्यू पाई/3 वो हमने लिखी हुई है। तो पाई/2 इज इक्वल टू पाई/3 इंटू टी, तो पाई और पाई कैंसिल, तो टी की वैल्यू आ गई भाई 3/2 यानी कि 1.5 सेकंड। देखो कितने आसानी से आंसर आ गया, देखो ये लिखा है आंसर। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, अब आप फेजर डायग्राम का यूज करके बड़े आसानी से इस टाइप के सवालों को सॉल्व कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। अब देखो बच्चों, आपसे बोला गया है कि दो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, एक x1 एसएचएम कर रहा है, तो x1 जो है एसएचएम कर रहा है a साइन 2 पाई/3 इंटू टाइम इससे, और दूसरा पार्टिकल एसएचएम कर रहा है x2 से, वो है a cos 2 पाई/3, तो दोनों का ओमेगा सेम है भाई। अच्छा, इसको साइन के टर्म्स में आप लिख सकते हो, h2 को प्लस पाई/2 कर दो साइन के टर्म्स में, याद है मैंने आपको बताया था अभी। तो इसको हम साइन के टर्म्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन के साथ ओमेगा टी में, मतलब 2 पाई/3 में टी में आप पाई/2 का एडिशन कर दो, तो 2 पाई/3 प्लस पाई/2, यानी ये वाला पार्टिकल जो 1 वाला पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, और सेकंड वाला पार्टिकल जो एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ बनाते हैं भाई, यहाँ पे बना लेते हैं बच्चों। देखो, तो ये आपकी मीन पोजीशन है, तो जो पहला वाला पार्टिकल है मतलब x1, वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है भाई, वो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। तो मीन पोजीशन से ऐसे स्टार्ट करेगा, फिर वो प्लस एम्पलीट्यूड तक आएगा और फिर वो वापस जाएगा, है ना। तो अभी इतना ही बनाते हैं। और जो x2 वाला पार्टिकल है वो यहाँ पे मैं येलो कलर से बना रहा हूँ, x2 वाला पार्टिकल वो मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं कर रहा है। ये t इक्वल टू 0 पे x1 जो है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन ये प्लस पाई/2, तो यहाँ 0 डालोगे तो साइन पाई/2 1, तो ये एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, यानी सेकंड पार्टिकल एक्सट्रीम पे ही है और वो ऐसे पीछे आने की कोशिश कर रहा है, जबकि फर्स्ट पार्टिकल आपका मीन पोजीशन पर है
और वो राइट की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो एक समय ऐसा जरूर होगा बेटा कि जब ये दोनों मिलेंगे, मान लो ब्लू वाला पॉइंट जो है पार्टिकल x1, वो जब यहां पहुंचेगा तो ये जो येलो वाला पार्टिकल है वो भी यहां पहुंचेगा। तब इन दोनों की जो पोजीशन है वो सेम हो जाएगी, x x x। तो आपसे यही बोल रहा है, जब t इक्वल टू 0 से ये पार्टिकल यहां से चल रहा है और t इक्वल टू 0 पे ब्लू कलर वाला पार्टिकल यहां से चल रहा है, तो कितने टाइम के बाद ये दोनों एक ही पोजीशन पे होंगे, मिलेंगे, सेम पोजीशन पे होंगे। ये टाइम बताओ, ये टाइम बताओ, ये कितना होगा। अब देखो बच्चों, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं फेजर डायग्राम से। तो हम इन दोनों को सेम फेजर में बनाते हैं, एक ही फेजर डायग्राम पे बनाते हैं। ये माइनस ए है मान लो, तो हम यहाँ पे इसको एक ही फेजर में दोनों पार्टिकल को बनाते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो भाई ये ऐसा बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये ऐसा, ये रेफरेंस लाइन। अब इसमें आप ध्यान से देखो तो ब्लू कलर वाला पार्टिकल कहां से चल रहा है, ब्लू कलर वाला पार्टिकल इनिशियली ये फेज है, मीन पोजीशन से चल रहा है, तो रेफरेंस लाइन पर है t इक्वल टू 0 पे। जबकि येलो कलर वाला पार्टिकल कहां से चल रहा है, तो उसका फेज ये है, वो भाई एक्सट्रीम पोजीशन से चल रहा है ना बच्चों। तो ये आपका t इक्वल टू 0 से येलो वाला पार्टिकल चल रहा है। अब ये दोनों सेम 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 पोजीशन पे होंगे कब, जब ऑब्वियस सी बात है कि ब्लू वाला पार्टिकल चलते चलते यहां पहुंच जाएगा, यहां पे पहुंच जाएगा, और येलो वाला पार्टिकल चलते चलते सर्कल में यहां पहुंच जाएगा। तब इन दोनों का जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा वो सेम होगा, मतलब सेम पोजीशन होगी। यानी कि येलो कलर वाला ये एंगल चलता है और ब्लू कलर वाला ये एंगल चलता है। हालांकि ये दोनों एंगल सेम है क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। अब ये कितना एंगल है बेटा, तो ये निकाल ले तो हमें टाइम मिल जाएगा, है ना, उसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, सेम पोजीशन पे आना चाहिए ना। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो आप। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो भाई, यहाँ पे देखिए बच्चों, अब देखो बेटा क्या होगा कि हमें ये अगर एंगल मिल जाए ना थीटा, तो हमारा काम बन जाए, है ना, हम सॉल्व कर सकते हैं फिर इसको आगे। तो आप ध्यान से देखो इन दोनों के फेज में कितने का एंगल था, पहले कितने का था, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब आप खुद सोचो, जब पहले 90 डिग्री था और दोनों का ओमेगा सेम है, मतलब दोनों का जो चलने की स्पीड है वो सेम है, तो बाद में भी तो 90 होगा, हर जगह पे हर समय पे 90 एंगल होगा, ब्लू वाले फेजर में और येलो वाले फेजर में, क्योंकि ये दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं। जितना ये एंगल कवर करता है उतना येलो वाला कवर करता है, तो उनके बीच का एंगल अगर पहले 90 था तो बाद में भी 90 था। अब क्योंकि आप बोल सकते हो कि ये ब्लू कलर वाला मैं ऐसे बना रहा हूं और ये येलो कलर वाला है ना, तो कलर से नहीं बना रहे, ये टी टाइम पे सेम पोजीशन सेम वर्टिकल लाइन पे फेजर में, तो ये एंगल 90 है। तो ऑब्वियस सी बात है ना बच्चों, अगर ये एंगल 90 है तो क्योंकि ये भी एम्पलीट्यूड ए है, ये भी एम्पलीट्यूड ए है, तो ये दोनों एंगल जो है वो बराबर होगा, बाइसेक्टर होगा ना ये परपेंडिकुलर लाइन। तो ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री है। तो बच्चों अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये येलो कलर वाला एंगल भी 45 डिग्री है। तो येलो वाला फेजर टी टाइम में कितना एंगल कवर करता है, येलो वाला फेजर या ब्लू वाला फेजर, दोनों ही कितना एंगल कवर कर रहे हैं, थीटा। और थीटा मतलब 45 डिग्री, और 45 डिग्री मतलब π/4। अब थीटा को क्या लिख सकते हो बेटा, ओमेगा टी, चाहे आप ब्लू वाले से लिखो चाहे येलो वाले से लिखो, आंसर सेम आएगा। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू π/4। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है बेटा, दोनों के लिए सेम है, ओमेगा की वैल्यू देखो 2π/3। तो 2π/3 इंटू टाइम इज इक्वल टू π/4। तो यहां से पाई और पाई कैंसल, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 3/8 सेकेंड्स। तो देखो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, यानी 3/8 सेकंड के बाद येलो वाले और ब्लू वाला पार्टिकल सेम पोजीशन पे होगा सबसे पहली बार, है ना। तो देखो ये लिखा भी हुआ है, यही आंसर आया आपका 3/8। देखो यहाँ पे बच्चों दिख रहा है आपको आंसर 3/8, है ना। तो आई होप आपको बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन सब पूछे जाएंगे, 2 पार्टिकल वाले ही पूछे जाए तो आपसे आसानी से बन जाने चाहिए। फेजर डायग्राम का उपयोग करो।